वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं यहाँ पब्लिक के पास सबसे पहले जाती हूँ। वो क्या कहते हैं कि इक़्तिदार के लिए लड़ाई है या किसी और चीज़ के लिए? अस्सलाम वालेकुम, समीउल्लाह फ्राम क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। ये जो अब मतलब सियासत जा रही है, ये इक़्तिदार की तरफ जा रही है कि कुर्सी की तरफ जा रही है। लेकिन असल बात यह है कि हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है पीपल पार्टी की, इसकी जितनी भी पॉलिसियाँ आज तक इन्होंने वादे किए हैं वो तमाम तर नाकाम हो चुकी हैं। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर दिफा को देखा जाए तो वो नहीं है, कोई पाकिस्तानी महफूज नहीं है। अब इनका एक एजेंडा था, जो मेन एजेंडा पीपल पार्टी अपना कहती है कि हम आ रहे हैं अपने एजेंडे के तहत रोटी कपड़ा और मकान। पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। पाकिस्तान के अंदर एक सेंस, आप ये कह रहे हैं कि वो पूरा नहीं हो सका। ओके, टाइम कम है, थोड़ा सा मुख्तसरन बात होगी जी। इनका एजेंडा था कि सिंध के अंदर एक छोटा सा सैलाब है एक इलाके में, सिंध में, इन्होंने उसको कवर नहीं, उनको कपड़ा नहीं मिल रहा है, उनको रोटी नहीं मिल रही है, उन्हीं को मकान नहीं मिल रहे हैं, हुकूमत इनकी है। अब हमें ये बताएं बड़े साहब कि आइंदा जो इंतखाबात होगा, जिसकी बात कहते हैं कि आइंदा होगा, वो किस एजेंडे के तहत आके लड़ेंगे, अवाम से किस मुंह से आके बात करेंगे, अवाम ने इसको क्या दिया है? ठीक है बड़ाई साहब, ये सवाल आपसे है, लेकिन मैं क्विकली एक और सवाल ले लेती हूँ। जी मेरे हाथ में जी। मेरा नाम राजा काशिम ज़फ़र है और मैं वफाकी यूनिवर्सिटी से तल्लक है। मेरा सवाल है डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब से कि जो इनके यूनिफिकेशन ब्लॉक के रहनुमा हैं डॉक्टर तारिक जावेद साहब ने, उन्होंने जो सेंट्रल इलेक्शन से पहले असम्बली तोड़ने की तजवीज़ दी है, ये किसकी साजिश है और क्या नून लीग इसमें इन्वॉल्व है और नून लीग सियासी तनाई का शिकार लगता है और रही है, और 3.5 साल इसको अवाम का होश नहीं आया और आज किस तरह ये अवाम के हुकूक की बात कर रही है? ये कुर्सी की जंग है या अवाम की जंग है? ओके जी, ये तारिक फजल साहब से हो गया सवाल, जल्दी से क्विकली कर ले। मेरा नाम तारिक जदून है जी, ट्रेडर विंग से मेरा तल्लक है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सर्वे हुआ है जी, एक न्यूट्रल फोरम से हुआ है, तो इसमें अपोजिशन जमातों की तरफ इशारा दिया गया है, अवाम उनके साथ जा रहे हैं। और मियाँ साहब, मैं समझता हूँ कि वो उम्मीद की आखिरी किरण है कि इस वक्त लोग देख रहे हैं उनकी तरफ, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है। सवाल पूछे आपके, क्या करना चाहते हैं? मेरा ये सवाल है पीपल्स पार्टी के जो इक़्तिदारान हैं उनसे कि आज भी बिजली के यूनिट्स में 3 रुपये यूनिट का इजाफा हुआ है, और ये जो पिछले 10 दिन पहले बिजली मुल्क में नहीं थी और आज जो है आ गई अचानक, ये कौन सा जादूगर है इनके पास जो अचानक बिजली ले आता है और अचानक गायब कर देता है? चले ना आए तो तद मसला, आ जाए तो तद मसला। जी मैं इधर से पूछी जी, ओके मेरे हाथ में रहना जी। शब्बीर अंजम मुस्तफाई मेरा नाम है और मैं समाजी तहरीक से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं रशीद गोदिल साहब से ये बात करना चाहता हूँ कि जब अपोजिशन लीडर चौधरी निसार अली खान साहब जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब का बयान कौमी असम्बली में पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि जुल्फ़कार मिर्ज़ा ने कुरान शरीफ सर पर रखकर ये कहा है कि MQM भत्ता लेती है, MQM टारगेट किलिंग में मुलव्वस है, तो सिर्फ उन्होंने ये बात किया कि उनको जुल्फ़कार मिर्ज़ा को ईवान में लाया जाए, और MQM ने उनको गालियाँ तक दी, हत्ता कि उनके गले तक पड़ गए और उनको थप्पड़ मारने के लिए, आबद शेर अली को थप्पड़ मारने के लिए दौड़े। क्या ये सियासतदान हमें यही चीज़ डिलीवर करना चाहते हैं? ठीक है, लेकिन आबिद शेर अली खुद भी गए थे, लेकिन बहरहाल ये जवाब तो गोदेल साहब देंगे। मैं जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल तमाम सियासी जमातों से है कि ये मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, ये आखिर चाहते क्या हैं, इनका एजेंडा क्या है? ये मुल्क है तो आपकी सियासत है, ये मुल्क है तो आवाम है। अगर मुल्क ही नहीं रहेगा, इतनी करप्शन, इतनी महंगाई कि कोई एक सवाल बहुत अहम मेरा है तारिक फजल चौधरी नहीं, ये 2 सवाल तो नहीं भाई कर सकते ना आप जल्दी आपके वोटों से ही हुकूमत आती है जी, याद रखें। डेंगू वायरस आप लोगों ने इतनी वर्किंग की है, इतने ऐड आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं। आखिर क्या वजह क्या है, क्यों लोग रोज मर रहे हैं? आखिर क्या आपका स्प्रे जाली है या क्या मसला क्या है? ओके जी, अच्छा ये मैं पहले गोदिल साहब आपसे सवाल का जवाब लूंगी, फिर मैं फजल साहब के पास आऊंगी और वड़ाई साहब से भी लूंगी। जी, ये जो सवाल आया है कि आपकी तरफ से हुआ और सारा मामला पार्लियामेंट के अंदर, इसका आप क्या जवाब देंगे रशीद साहब? आसमा साहबा पार्लियामेंट की क्लिप दिखा दें, बड़े जो साहब हैं इनको शायद नज़र नहीं आया कि MQM के अरकान असम्बली अपनी सीटों पे खड़े हुए थे। चौधरी निसार ने जब बातें की और गिरेबान से पकड़ के बाहर निकालूंगा और हाथ पे तोड़ दूंगा, और उसके बाद और मुख्तलिफ मुग़लज़ात बकी और जो बातें की, और उसके बाद आसिफ असलम ने जवाब दिया। ये बताना चाहता हूँ कि ये बात गैलरी अलहदा करने की इस लड़ाई के बाद, अरे तारिक भाई मुझे बात कर, जवाब अपनी बारी पे आप बोल लीजिएगा, अपनी बारी पे आप बोल लीजिएगा, अपनी बारी पे आप बोल लीजिएगा। आसमा इनसे बोलने दे, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जस्ट टू क्रैक द आसमा इनसे बात करने दे, ये बड़े मोहतरम है हमारे, इनसे बात करने दे। जी, ये जो साहब ने सवाल पूछा, शायद इसने असेंबली की कार्रवाई देखी नहीं थी।
जो बातें की गई थी सुने जी। इसके बाद मीडिया ने जो क्लिप दिखाया वो क्लिप दोबारा इन साहब को एक कॉपी बना के दे दें। यहाँ पे मीडिया पे आके बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, जब चौधरी निसार ने तकरीर खत्म की तो एक पार्लिमानी तरीका होता है कि आसिफ हसनैन हमारे थे, उन्होंने जवाब दिया। जब आसिफ हसनैन ने जवाब दिया तो अगर चौधरी तारिक फजल जो है वो अगर गलत बयानी ना करना चाहते हो तो ये मुझे सच सच बता दें। खुर्रम दस्तगीर ने कल एडमिट किया जावेद चौधरी के प्रोग्राम में कि आबिद शेर ने गाली दी, इसके बाद हनी अब्बासी ने गाली दी, इसके बाद ये चढ़ दौड़ रहे एमक्यूएम की सीटों पे। हमने तो कोई गैर पार्लिमानी काम नहीं किया, हमने तो प्रोटेस्ट अपनी सीटों पे खड़े हो गए। क्या हमको इनके रायवंड के मजारे नहीं है, अवाम के मैंडेट लेके आए हुए लोग हैं। अपनी बात सुनाओगे तो हमारी बात भी सुनोगे, पार्लियामेंट का तरीका होता है। तो अगर पार्लियामेंट में आपको तहमुल नहीं है और आपको बर्दाश्त नहीं है तो क्या हम रायवंड के फार्म में तो नहीं बैठे हुए या पंजाब के लोगों की तरह यरगमाल तो नहीं बने हुए। तो लोग सोचे समझे और उसके बाद बात करें और इनको क्लिप भिजवा दें उस साहब को जिन्होंने सवाल किया है, तो इनको बेचारे को इनको समझ पड़ जाएगी कि खराबी कहां पैदा हुई थी, खराबी कहां से पैदा हुई थी। गुदिल साहब लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने कहा ये एक्ट गलत। आसमा, मैंने तो कहा कि असेंबली में ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए, लेकिन शुरू किसने किया, गाली किसने बकी, ये मीडिया ने सब कुछ दिखा दिया। फिर भी हमारी तरफ उंगलियां उठे तो मैं तो यही कहूंगा कि ये लोग फिर 22 लोग बैठे हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो खड़पैंच वाला लफ्ज इस सर्वे के अंदर इस्तेमाल किया गया ये आपकी पार्टी के ऊपर भी सादिक आता है। अगर आपकी पार्टी और चौधरी साहब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करते एमक्यूएम के लिए तो ये वाकया यहाँ तक ना। देखिए बात ये दुरुस्त, ये तो आप मानते हैं ना, ये आपकी पार्टी के बहुत से सीनियर लोग मानते हैं इस बात को। मैं बिल्कुल मुख्तसर बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि अपने 3.5 साल जो असेंबली का दौर है के साथ क्यों मैंने जो निसार साहब की कोई लफ्ज एक भी ऐसा उन्होंने अदा नहीं किया तो असेंबली की कार्रवाई से कभी हज़फ हुआ हो, कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं सुना। हाँ, माजरत के साथ में बात करूं, लेकिन वो जो तकरीर थी वो इसलिए चौधरी साहब ने की थी कि ये एक खातून का नाम लेके सबसे पहले उसको कभी सिंध असेंबली में पेश कर रहे हैं, कभी यहाँ। अगर उसके पास कुछ है उसके पास तो वो आपके सामने ले आए, मीडिया पे ले आए, बगैर किसी सबूत के। आप अगर किसी शख्स के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे तो वो उसकी जाती जिंदगी में मुदाखलत समझा जाएगा। उसका जवाब हमने ये दिया कौम की बेटियां जो हैं वो अपने केसेस लेके फिर रही हैं, कोई लंदन में है, कोई यहाँ पे है, कोई कराची में है, तो सबका केस लड़े। इसको आप क्यों करते हैं? लेकिन पीएमएलएन इतनी हेस्ट में क्यों है? ये कल का वाकया भी उसी की एक कड़ी है ना, इतनी हर चीज के अंदर मुज़ाहमत होनी चाहिए। कड़ी नहीं है, हमने इनसे कुछ नहीं कहा था। ये जो बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने कहा गैलरी इस्तेमाल ना करें, वो लड़ाई के बाद की बात है। आसमा में जवाब देने की बात है, रिकॉर्ड आपके सामने, असेंबली की कार्रवाई आप देख लें। आसमा, ये पहला मौका नहीं है कि चौधरी निसार ने अपनी पार्टी की लाइन को टू नहीं किया, उस लाइन को फॉलो नहीं किया। उन्होंने 3.5-4 साल में 3-4 दफा ऐसा पहले भी किया है। जब एक इजलास में ये पहले दिन शुरू हुए लीडर ऑफ अपोजिशन के हम आर्टिकल 6 लेके आएंगे, किस दिन का इजलास था, 18वें या 19वें दिन में इनकी पार्टी ने मना किया कि आर्टिकल 6 नहीं लेके आया जाएगा। तो उन्होंने फिर क्या किया कि वो उन्होंने तोपों का रुख एमक्यूएम पे कर दिया। वो मुहावरा मशहूर है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उस वक्त जरूरत क्या थी, मुझे समझाएं मुझे कि मियाँ साहब अगर मुजफ्फराबाद में इलेक्शन मुहिम में होते हैं तो उस वक्त मुजफ्फराबाद में पार्टी पॉलिसी डिस्कस करो, पार्टी स्ट्रक्चर प्लान दो, अवाम को मंशूर दो। उस वक्त भी उनको एमक्यूएम याद आता है। खुदारा इस सियासत से जान छोड़े, अवाम के मसले मसाइल तरफ आए बैठे आगे बढ़ के अवाम के मसलों के लिए सर जोड़ के बैठते हैं। ठीक है वड़ाई साहब, आपसे 2 सवाल किए गए हैं, मैं क्विकली चाहूंगी कि आप रिस्पॉन्ड करें, फिर हमारे साहब से बात करनी है कि किस तरह से ये सारी चीजें बेहतर हो सकती है, अवाम का एतमाद कैसे बहाल हो सकता है आपकी हुकूमत पे भी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने बड़े इशू मौजूदा हुकूमत ने फेस किए हैं इतने आज तक नहीं हुए। साबका हुकूमत डंग टपाओ प्रोग्राम होता था, आज कहीं एनएफसी अवार्ड है, सूबे सूबे से प्यार से है, कहीं सूबे मरकज से लड़ रहे थे वो ठीक है, कहीं फाटा को हकूक दिए गए हैं, कहीं गिलगित को, कहीं आइन बहाल कर दिया गया है, कहीं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 35 अरब डॉलर तारीख में बढ़ गई है। तो जहां तक ये सर्वे का तल्लक है, सर्वे जो है, सर्वे की कोई अहमियत नहीं। असल ताकत ये आपके सामने जो बैठे हुए मेरे भाई हैं, आपके सामने जो बैठे हुए मेरे भाई हैं, ये ताकतवर हैं, इनके पास ताकत है, ये अपने वोट से फैसला करेंगे और 18 करोड़ अवाम अपने वोट से फैसला करेंगे कि कौन बेहतर है। अगर ये हमारे खिलाफ वोट देंगे हम हार देंगे, अगर ये हमें कामयाब वोट देंगे तो हम कामयाब हो देंगे। ये फैसला जमहूरियत का तसलसल रहना चाहिए, मेरे भाइयों के पास है। तो जहां तक लोड शेडिंग की मैं बात करता चलूं कि लोड शेडिंग ये जब हमको हुकूमत मिली
तो 4,500 मेगावाट की शॉर्टफॉल थी। और इसके साथ जो असल बात बताता चलूं कि वापडा 400 अरब का मकरूज था, 400 अरब का मकरूज था। मौजूदा हुकूमत ने इस वक्त जो कर्जा रह गया है वो हमने 281 अरब अदा कर दिया है और 119 अरब रह गया। और मेरे भाई ने जो कहा कि ये ठीक है, इलेक्शन ईयर में सब कुछ होगा, चले अभी हो जाए, ठीक है, ओके। मैं हमारे साहब आपसे पूछूंगी कि अब ये मज़ाहमत की सियासत खत्म होकर जमहूरियत के तसलसल की बात करनी चाहिए और सिर्फ नारों पे और वादों पे नहीं रहना चाहिए बल्कि अमलन भी कुछ करना चाहिए। देखिए, अमलन तो हुकूमत करती है और हुकूमत को तकरीबन अब 4 साल होने को हैं। सही। अब ये पिछले दौरों पे ना जाएं क्योंकि जो इलेक्शन होगा वो हाल पे होगा, वो माजी पे नहीं होगा। और अब जो हाल है वो माजी बन चुका है, इस पे अब ये आगे जाके वोट लेंगे। और मैं जैसे पहले मैंने आपके इस प्रोग्राम में कहा है कि सियासतदानों को चाहिए कि जब उनको मौका मिलता है तो मुल्क के और मुल्क की आवाम के मसाइल हल करना शुरू करें, उनके लिए रोज़गार पैदा करें, उनके लिए महंगाई दूर करें, इंडस्ट्री लगाएं इस मुल्क में। इस मुल्क का जो हम कशकोल लेके सारी दुनिया में मारे मारे फिरते हैं, हम अपने वसाइल पैदा करें, हम बैरूनी ताकतों के इशारों पे ना चलें, हम थोड़े खड़े हों, अपने सर उठाएं। ये जो ड्रोन के खिलाफ, देखिए जमहूरियत अपनी कारकर्दगी से चलेगी। जब जमहूरियत डिलीवर नहीं करेगी, और ये मैं तारक साहब की बात से मुतफिक हूँ, ये इशू जमहूरियत का नहीं है, ये कारकर्दगी का इशू है, तो अपोजिशन तो आवाज़ उठाएगी। और अब हम तकरीबन आखिरी साल में इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब आप ये देखेंगे इस तरह के मज़ाहरे, बिलखसूस जब आप देखेंगे कि अवाम परेशान है तो जो अपोजिशन है वो तो अवाम की आवाज़ उठा के सामने लाएगी। इसको मज़ाहमत नहीं समझना चाहिए, मज़ाहमत की सियासत नहीं है। अब ये अगले इलेक्शन की सियासत है जब आप देख रहे हैं, जो अभी से शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत के तसलसल की बात करनी चाहिए और जमहूरियत का तसलसल उसी वक्त होगा जबकि सही तरीके से जाली वोट नहीं होंगे बल्कि असली वोट पोल किए जाएंगे और पाकिस्तान के अवाम अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले अगर कोई ये चाहता है कि कोई और तरीका आ जाए, पाकिस्तान की अवाम इस बात के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं। और यही पाकिस्तान का ये सर्वे कहता है जिस पे आज हमने प्रोग्राम किया है। अब पाकिस्तान की आवाम को देखना है कि उनका फैसला किस फेवर में जाना चाहिए। फैसला आपका।